बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गाय मेहतशाम हूँ। माली साल 2026-27 का बजट पेश होने के करीब है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि ऑलरेडी कीमतें पेट्रोल की बढ़ने की वजह से ऑलरेडी जो है वो इन हालात की वजह से जो इस वक्त हालात ईरान अमेरिका कशीदगी के हैं, ताजर बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है और वो सोच रहा है कि इन फ्यूचर उसके बिज़नेस के साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन वहीं पर अब ताजर जो है उसने अपनी उम्मीदें जो है वो कुछ मुस्बत कुछ मनफी जो है वो हुकूमत से वाबस्ता कर ली हैं। वो इस तरह के कि भाई इस माली साल का जो बजट है इसमें कहीं ना कहीं ताजर को रिलीफ देने की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो कुछ चीज़ें जो कुछ अनऑफिशियल सामने आ रही हैं तो उनके मुताबिक जो है वो कीमतें अब बिजली की भी हों वो बढ़ने जा रही हैं, वो कुछ टैक्सेस हों वो भी बढ़ने जा रही हैं, जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो भी बढ़ेगा और रिलीफ जो है वो आईटी सेक्टर में और रियल स्टेट सेक्टर में जो है वो मिलेगा। इन्हीं चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ ताजर कम्युनिटी होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि इस माली साल में अगर चीज़ें नए टैक्सेस लगते हैं, महंगी हुई, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे। ताजिर होंगे उनकी तरफ प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक अहम चीज़ पर, एक अहम मसले पर हम बात कर रहे हैं। माली साल का 2026-27 का बजट जो है वो करीब ही पहुंच चुका है इस वक्त जो है। लेकिन वहीं पर जब जो हम बात कर रहे थे कि भाई ताजिर इस वक्त बैठा क्या सोच रहा है, जहां पर ऑलरेडी लॉकडाउन है, जहां पर ऑलरेडी जो है वो हुकूमत एनर्जी सेविंग के लिए कोशिशां कर रही है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतें बड़ी मज़ीद बढ़ने के खदशात हैं, वहीं पर अगर इस बजट में बिजली महंगी की जाती है, जिस तरह की जो है वो कुछ चीज़ें बजट से पहले इतलात सामने आ रही हैं, तो इसका जो है वो इंडस्ट्री पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असरात मरतब होंगे और फिर ये चीज़ें किस तरफ बढ़ेंगी। यही चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ जो है वो शेख मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट होल सेल क्लॉथ सेक्टर से हैं। इनसे मैं बात करूंगा, बात का आगाज़ करूंगा और यही चीज़ें डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पर बजट के हवाले से। शेख साहब, आपके साथ ख़ास तौर पर टेक्सटाइल से कनेक्टेड बड़ी तादाद में ताजिर होते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैसे देख रहे हैं बजट को, जहां पर एज़ एक्सपेक्टेड बिजली की कीमतें बढ़नी हैं और कुछ दिनों तक ये भी खदशात हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ें, फिर क्लॉथ सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि अगर हम पिछले साल के बजट के हवाले से बात करें तो पिछले साल भी पीएम साहब से हमारी टेक्सटाइल के हवाले से बड़ी लंबी 2, 3, 4 सिटिंग्स हुई। उनको हमने अपनी सिफारशात पेश की कि अगर आप इस मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो आपको आईएमएफ के चुंगल से निकलना पड़ेगा और आपको टेक्सटाइल के हवाले से वो काम करने पड़ेंगे जिससे जो 50% से ऊपर की मिलें बंद हो चुकी है वो चल सके। अच्छा, उन्होंने हमें यह यकीन दहानी करा के गए और हमारी सिफारशात लेके गए, रिटर्न हमने दी चैम्बर के तवज्जो से पीएम साहब को, और उसके अलावा हमने काफ़ी ऑफिस बेरर को ये हमने सिफारिशें दी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बजट बोलना था हम लोग चैम्बर में बैठे थे और बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि हमारी उन सिफारशात पर अमल होगा और काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो आईएमएफ का बजट था, वो पाकिस्तान का बजट नहीं था। हमें मैं ये समझता हूँ कि हमें वो फिर मंजन बेचा उन्होंने, जिस मंजन को हम सुनते सारी ज़िंदगी गुजर गई। अब आ गया ये साल। अब इस साल में आने से पहले ही आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा इनको जो मैं टारगेट्स दिए हैं, मैं इस अल्फाज में कह देता हूँ, उस टारगेट में आके हम ये नहीं कह सकते कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलेगी। उससे आके ख़ासकर गरीब बंदा, ख़ासकर मीडियोकर बंदा, ख़ासकर वो बंदा जो बेचारा हैंड टू माउथ है, वो दुकानदार जो किराएदार है, वो दुकानदार जिसका घर भी किराए पे है, उसका गुजारा करना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। हम ये कहते हैं कि खुदारा ये आईएमएफ के चंगल से निकलें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। जो टेक्सटाइल के लिए चीज़ें जहर हैं, जो टेक्सटाइल का कत्ल है, जो जालमाना ये टैक्स की मद में, या इसके अलावा बिजली की मद में, या इसके अलावा पेट्रोल की मद में, या एनर्जी क्राइसिस की आड़ में आके अवाम पर इतना ज़्यादा ये बोझ डालते जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान बंद होने का ख़तरा है। यानी आप समझते हैं कि इस चीज़ से जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मुतासर हो सकती है। करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कहाँ पे स्टैंड कर रही है? क्योंकि आज के टाइम को फिर हमने कंपेयर करना है उस टाइम में जब बजट अनाउंस होता है और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, करंट टाइम में कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रही है?
देखिए जी, करंट टाइम इस वक्त बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है जब से ये पेट्रोल 400 के इन बिटवीन गया है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आम बंदे को अफेक्ट करती है और महंगाई उससे ही बढ़ती है, किराए उससे बढ़ते हैं, हर चीज़ उससे बढ़ती है। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसको कवर करे, सीरियस हम उस वक्त कहेंगे जब टेक्सटाइल की जो बंद मिलें हैं वो चलाने के बारे में सोचें। जब ये टैक्स में ये जो इतनी भरमार इन्होंने की हुई है, बजाय उनको कम करें या अपनी ज़ाती जो मराहत हैं उसको कम करके आवाम तक उसके समरात पहुँचाएँ। जब तक वो इस बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को बढ़ाने की सोचेंगे, अपने वोटरों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि हमने इलेक्शन जीतना कैसे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने टेक्सटाइल को कैसे बेहतरी करनी है, उतनी देर तक ये बेहतरी नामुमकिन सी नज़र आ रही है। तब तक आपको नहीं लगता कि कोई चेंजिंग्स आ सकें? ख़ास तौर पर सजेशंस क्या देंगे आखिर में, जो सजेशंस आप समझते हैं कि इन पर अमल किया जाए चीज़ें बेहतर होंगी, हमें रिलीफ होगा, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी? कोई शॉर्ट से सजेशंस? देखें जी, अगर आप आईएमएफ से जान नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम आपको ये चाहिए कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो टेक्सटाइल बिजली आपकी कंज्यूम कर रही है, उसको इतनी का आप इंसेंटिव दे सकें कि वो अपनी मिलें आसानी के साथ चला सकें। देखिए, मराद देने से कुछ नहीं होगा, लोकल इंडस्ट्री आपकी चलेगी। एक्सपोर्ट तो हमारी इस वक्त बिल्कुल ही ना होने के बराबर जा रही है, इंपोर्ट पर ही जोर है। जब तक हम लोकल इंडस्ट्री को तवज्जो देंगे और बिजली की मद में उनको रिलीफ दें, उससे आप देखें आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आपके रोज़गार कितना बढ़ेगा, टेक्सटाइल की मिलें कितनी चलेगी। तो दारोमदार सारा ही टैक्सों के ऊपर है। फ्रेंडली माहौल दें। ये चीज़ें आप समझते हैं कि इन पर अमल किया जाए, तो लोकल इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट दी जाए और कम से कम इंपोर्ट की तरफ बढ़ा जाए। जी बिल्कुल। ख़ास तौर पर यह भी थोड़ा सा जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो फैक्ट्री के इस वक्त हालात हैं या जहाँ पर फैक्ट्री है, वर्कर्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। बिजली बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका फिर जो फैक्ट्री है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त कर रहा है, उसकी क्या जो है वो कंडीशन होगी। सर, बिजली जैसे ही अगर महंगी होती है इस बजट में, एज एक्सपेक्टेड जो चीज़ है, इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक तो ये जो वीविंग है ना, वीविंग यूनिट बंद हो रहे हैं, लेबर जो है ना वो तकरीबन फारिग हो रही है। इसलिए फारिग हो रही है, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट इस वक्त कॉस्ट अप है, जबकि मार्केट में हम माल लेके जाते हैं वो कह रहे हैं जी 20 रुपये मीटर कम है। जब 20 रुपये मीटर कम मिलेंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, यूनिट बंद हो जाएंगे, इससे लेबर भी फारिग होगी, सारे मामला ख़त्म हो। बेरोज़गारी का खदशा है? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी, ये आप चेक कर लें, और 20-25 दिन है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए लेबर है, लेबर को हर चीज़ चाहिए, लेकिन जब आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। इस टाइम में जहाँ पर ईद के ऐसे त्यौहार होते हैं, इसमें चूँकि बड़ी ईद आ रही है तो इसमें तो हम कंपैरेटिवली रश देखते हैं, मार्केट्स को फाल होता देखते हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई तब तक जाने से पहले खुदा न खासा कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं इस वक्त, लेबर बहुत ज़्यादा फारिग है। ये आप मार्केटों में देखें, मार्केट में बिल्कुल गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। हाँ, खतरनाक है। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त बजट आने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं, रिलीफ आएगा या कुछ टैक्सेस की मद में और बम फोड़े जाएंगे? जी, जैसा कि मेरे भाइयों ने आपको पहले बताया कि अगर इंडस्ट्री है तो सारा कुछ है, इंडस्ट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आप मार्केट की सूरत हाल देखें कि हमारी सारी जो लेबर है वो बिल्कुल फ़र्क बैठी हुई है। अगर लेबर के घर में कुछ जाएगा तो काम का सिलसिला कर चलेगा, नहीं तो मुल्क में अफरा तफरी का आलम जो है ना वो नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हो जाना है। तो आप मज़ीद जो टैक्सेस वगैरह है उनके ऊपर ज़रा देखें कि आवाम को रिलीफ देंगे। ये पेट्रोल की मद में आप पता नहीं कितने लीवी ले रहे हैं, उसके ऊपर हमें समझ नहीं है कि 271 रुपये 270 रुपये हमें ज़रूर टैक्स ही पड़ रहा है पेट्रोल के ऊपर, पर लीटर के ऊपर। लेवी को कंट्रोल किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो टैक्स है वो तभी मामलात ख़तरनाक हद की तरफ जाते हैं जब चीज़ें जो है वो अब लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने बयान कर रही हैं और आगे भी चलेंगे, यही चीज़ें आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर जो इस वक्त माली साल 2026-27 का बजट है, फिर जो ताजर कम्युनिटी है, चूँकि इंडस्ट्रियल हब है फैसलाबाद, जो लोग इस तरफ देख रहे हैं कि भाई 26-27 का जो माली साल का बजट है वो किस तरफ को बैठेगा, वो एक इंतहाई अहम मुद्दा है और उस पर हम बात कर रही हैं। कोशिश करेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ओहदेदारान हों, जो मेंबर हजरात हों, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे बात की जाए अगली ब्रेक में और इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से जाना जाए। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने नए माली साल का जो बजट है वो पेश करने की तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। अब ताजिर भी
परेशान भी है, कुछ तज़ब्ज़ुब का भी शिकार है, उसके ज़हन में डिफरेंट सोचें हैं, थॉट्स हैं कि भाई इस बजट के बाद बिज़नेस किस तरफ जाएगा। ऑलरेडी जहाँ पर जंग वॉर की वजह से जो है वो बिज़नेस मुतासिर है, हर शख्स बड़ी बुरी तरह मुतासिर है। वहीं पर अब नज़रें सारी जो है वो ताजिर की इसी बिज़नेस पर टिकी हुई हैं कि ये बिज़नेस क्या हमारे जो कारोबार है उनको बूस्ट करेगा या ये खुदा न खास्ता हमारे कारोबारों पर जो है वो एक बम की सूरत में गिरेगा। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और साथ में चूँकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कारोबार से वाबस्ता है, वो चीज़ों को बेहतर बता भी सकता है, उन पर बेहतर बात भी कर सकता है। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आदिल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं FPCCI के। इनसे मैं ये चीज़ जानूँगा कि ख़ास तौर पर जो आज का ताजिर है, जो आज का ताजिर जो कनेक्ट है इंडस्ट्री से और देख रहा है इस वक्त कि भाई हुकूमत क्या करने जा रही है, आने वाले बजट में क्या होने जा रहा है, ये इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। आदिल भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वॉर के बाद चूँकि इस टाइम में भी एक बड़ी परेशानी थी, फिर अभी कुछ मामला ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो एक जंग की सूरत हाल ही है, कुछ टाइम के लिए जो है वो ब्रेक है। इसके बाद अब एक और तरफ जो ताजिर परेशान लग रहा है कि वो सोच में है कि भाई इस बजट में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो क्या सोच के बैठे हुए हैं कि हर बजट में ही जो है वो, अगर पिछले को देखा जाए तो ताजिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचारा परेशान होता है। कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं? क्या आप मुतमईन हैं कि बजट कोई आपका अच्छा आने जा रहा है, या फिर ये चीज़ जहन में चल रही है कि इस दफ़ा कुछ बड़ा और ख़तरनाक होने जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया सिटी 41 आपका कि आपने प्री सेमिनार बजट जो एक अरेंज किया है उस हवाले से या डिस्कशंस हो रही हैं। तो जिस तरह से हम पिछले भी बजट देखते हैं, हर बार हमें लॉलीपॉप तो दिए जाते हैं कि जी हम ये लेकर आएंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, आम आदमी के लिए अशिया खुर्दनोश सस्ती हो सकती हैं, उसका ग्रॉसरी सिस्टम जो घर का है वो उसको लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा रिलीफ मिलता नहीं है। पहली बात तो ये है कि बजट तो अब हमारा IMF से आ रहा है, वो जो बजट अप्रूव करते हैं वो जो कहते हैं सब्सिडाइज, इसको जो आइटम्स है इसके ऊपर आप पाबंदी ख़त्म कर दें। जो गैस के ऊपर आप सब्सिडीज़ दे रहे थे या बिजली के मीटर्स पे दे रहे थे, या थोड़े यूनिट्स के ऊपर 150 यूनिट्स के ऊपर 200 यूनिट्स के ऊपर दे रहे थे, आप वो भी ख़त्म कर चुके हैं। उससे अशिया खुर्दनोश जो है या हर एक आम इंसान का घर का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अभी हम बात करते हैं उसकी USA और ईरान इसराइल जंग की, तो इस वजह से पाकिस्तान वो उन ममालिक में अब शामिल है कि जो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी नहीं है, हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल हो, ईंधन के कोई चीज़ें हों इससे रिलेटेड, या हमें खाने पीने की कोई चीज़ें हों, या हमारे रॉ मटेरियल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास इतने वाफर मिकदार में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट डिस्टर्ब्स हुई हैं। इंपोर्ट के होने की वजह से, ना होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं उस पर। उसके ऊपर आप देखें कि हमें हर आए दिन कुछ ना कुछ इम्पोज हो रहा है कि जी आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी डीजल महंगा हो रहा है। हमारी वो कैलकुलेशंस जो हैं एक्सपोर्ट के हवाले से या इंपोर्ट के हवाले से या आपकी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, वो हमारी अप्रोच से आउट ऑफ अप्रोच होती जा रही है। इस हवाले से हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात भी करते हैं, फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म से, या ताजिर तंजीमों में जो डिस्कशन हो रही है उनके अंदर एक खौफ की जो इस वक्त सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। हम नहीं पता आने वाले बजट में किस किस चीज़ के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। इस वक्त बजट से पहले भी कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं कि भाई इन चीज़ों पर काम हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, ख़ास तौर पर वो पेट्रोल की अपना बिजली की कीमतें बढ़ाने पर बात हो रही है। तो ये चीज़ें तो वो हैं जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेंगी कारोबार को और बड़ी महंगाई का सबब बनेंगी अगर ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि हमारे नॉलेज में ये चीज़ आ रही है कि जो सब्सिडाइज रेट से एक्सपोर्टर्स के लिए उसमें भी रिलीफ ख़त्म करने जा रहे हैं, बिजली भी महंगी होने जा रही है, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं उसमें भी इजाफा होगा। अब ये जो तकरीबन 14,000 अरब रुपए जो हमारा सालाना इनके टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू होता है, वो हर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये बताएं कि अगर एक्सपोर्ट्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी परचेज़ पावर अच्छी नहीं होगी, तो मैन्युफैक्चरर बना के वो बेचेगा किसको? ऑलरेडी आपकी तकरीबन 150 से ज़ायद इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इस वक्त, तकरीबन 400 से 500 के दरमियान आपकी जिनिंग फैक्ट्री बंद हो चुकी है। कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आपके इंपोर्ट हो रहे हैं। डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल तो है, लेकिन डॉलर्स हमारे मुल्क में इस वक्त ना होने के बराबर है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आएगा, उससे हमें रोज़गार भी मुहैया होगा। अगर हम महंगाई के तूफ़ान की बात करें तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त इतने हालात लोगों के ख़राब हो चुके हैं, छोटी इंडस्ट्री के ख़राब हो चुके हैं
कि उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, उनको अपने जो ऑर्डर्स उन्होंने टेकअप किए हुए हैं उनको चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो किस तरह एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी लास्ट ईयर हमें एक रिपोर्ट मिली है FPCCI की तरफ से कि आप जितने ऑर्डर्स आपके डिस्टर्ब हुए हैं, जो आपने बाई सी में भिजवाने थे या आपको फिर वो बाई एयर में भेजना पड़े हैं, उनके ऊपर आप हमें डिटेल एक दें बना के, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन अभी तक ये सिर्फ किताबी बातें हैं। दूसरा, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप एक बजट रेवेन्यू का बढ़ा रहे हैं 15,000 या 15,500 अरब पे लेके जा रहे हैं, ताजर्स को इसमें रिलीफ दें ताकि वो आसानी के साथ काम कर सके। आप एक डूइंग ऑफ गुड बिजनेस जो है उसके लिए अगर हम काम करेंगे या कोई नया मैन्युफैक्चरर उसमें ऐड करेंगे, पुरानी इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे, जैसा कि आज हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट के ऊपर 1% का इजाफा कर दिया, जबकि हम 1 साल से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कमिटमेंट भी यही थी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। और एक जो सिंगल जो बिजली का रेट है ये भी हम 9 सेंट के ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, बजाय इसके कि आप पॉलिसी रेट को कम करते या बिजली के रेट को कम करते, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते, तो आप उसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आ गई हैं, हमारे पास कौन सी दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं कि हम किस तरह से अपनी चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करें। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो इसको रिड्यूस कर रहे हैं, मार्कअप को रिड्यूस कर रहे हैं। वो जितना भी पेट्रोल का, डीजल का या ईंधन की तवानाई के हवाले से वो बोझ गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त कर रही है, वो भी बिज़नेस कम्युनिटी पे नहीं डाल रहे, जबकि हमारे ऊपर पहले दिन से जंग का बोझ डाल दिया गया। हमारी अवाम इतनी मुतहम्मल नहीं हो सकती या हमारा बिजनेसमैन इतना मुतहम्मल नहीं है कि वो इतने हाई रेट्स के ऊपर चीज़ों को बेच के या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी कर सके और अपने जितने भी उसके मुलाजमीन हैं उनका पेट पाल सके। वो पाल सके, ये आप समझते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी है। अच्छा, कुछ इस वक्त चीज़ें जो कुछ पॉइंट्स अभी निकल कर आ रहे हैं, जो मैं भी अभी कुछ स्टडी कर रहा था, ख़ास तौर पर IT की बात हुई है कि IT को हम इसमें जो है वो रिलीफ फराहम करेंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, उसके साथ साथ जो है वो फिर जो रियल स्टेट बिज़नेस है उसमें भी कुछ टैक्स में छूट दी जाएगी। तो ये क्या समझते हैं कि ये जो दो इंडस्ट्रीज़, क्योंकि IT अभी भी इन फ्यूचर भी एक बड़ी इंडस्ट्री है और ये गेम चेंजर साबित हो सकती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, तो इसको अगर टाइमली हम बूस्ट करते हैं, साथ में रियल स्टेट जो कई सालों से जो है वो वैसे पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो मुर्दा पड़ी हुई थी, फिर उसका कुछ बेहतर होना जो है वो शुरू हुआ है, तो यहाँ 2 चीज़ों में अगर रिलीफ दिया जाता है, समझते हैं कि ये बेहतर होंगी, या इस पर भी दीगर चीज़ों के असरात मरतब होंगे, दीगर महंगाई के असरात मरतब होंगे और उस तरह के खातिर खा में आउटकम देखने को? जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि IT सेक्टर में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है इस वक्त, जो हमने देखा भी है। आपने थोड़ा सा अपनी यंग जनरेशन है या IT सेक्टर से लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया और उन्होंने आपकी बिलियंस के ऊपर एक्सपोर्ट किया। आपके मुल्क में ज़र मुबादला आया, आपको पेमेंट्स आती हैं, जो हमारे बाहर के मुल्क दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमें बाहर से पैसा भेजते हैं, या हमें IT सेक्टर से आता है या हमें एक्सपोर्ट से आता है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की FDI की जब बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा सेक्टर बन सकता है हमारा, जो IT सेक्टर में इस बाहर से जो ज़र मुबादला लेकर पाकिस्तान में आए। इसके ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए, इसके ऊपर आसानी होनी चाहिए। इसमें हमें इतना फ़ायदा हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने घरों में बैठकर, छोटे से ऑफिस में बैठ के एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। अभी वेल अप्रिशिएटेड है जो हमें कराची में साले साहब जो हैं उनकी तरफ से खबर जो आ रही थी TV पे भी चल रही है, तो ये सिर्फ 1% है। हमारे पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, हमारे हज़ारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे जो हैं, वो उसको फॉलो करेंगे, तो वो इंशाल्लाह वो हमारे पास वो अरबों खरबों डॉलर आ सकते हैं इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के। फिर आप बात कर रहे हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर की। रियल इस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो हम कह सकते हैं सन 2000 के बाद वो एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन हमें उसको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जैसे दूसरी इंडस्ट्री को हमने तबाह किया है, हमने रियल इस्टेट सेक्टर को भी तबाह किया है। टेक्सटाइल सेक्टर आपका एक बड़ा बूस्ट कर रहा था, वो हमारा तबाह हो गया। उसके बाद रियल इस्टेट सेक्टर हमारा बड़ा बेहतरीन चल रहा था, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 60-70 इंडस्ट्रीज जो उसके साथ रिलेटेड है। ये सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर नहीं बैठता, आपकी 60-70 इंडस्ट्रीज़ बैठती हैं और उनके साथ जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है वो भी बैठता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप एक टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा एक IT सेक्टर और तीसरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, इसके ऊपर आपको ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। ये सिर्फ IMF की वजह से हमारे ऊपर टैक्सेस ना लगाएं।
आप जो रियल बेसिस हैं या ग्राउंड रियलिटी है आपको उसको फेस करना चाहिए। आज आप स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं लेकिन उसके पास मौके क्या हैं? हम उसको कहते हैं कि हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हम उसको हमारा बिजनेसमैन बाहर जा रहा है। जारी बात है, बात सीधी सी है कि जहाँ पे मुनाफा होगा तो वहीं पे कारोबार होगा, वहीं पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको जाना शुरू हो जाएंगी, पैसा आपका वहीं पे जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें अगर पाकिस्तान में लोगों को लेकर आना है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना पैसा यूरोप, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से पाकिस्तान में लेकर आएँ, लेकिन वो लाकर करेंगे क्या यहाँ पे? एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है तो ऐसी पॉलिसीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों को इन्हेंस किया जाए, बूस्ट किया जा सके। और ख़ास तौर पर कि अगर गवर्नमेंट आईटी सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर स्पेशल कोई अब रिलीफ जो है वो रिलैक्सेशन अनाउंस करती है तो ये डेफिनेटली एक गुड स्टेप होगा। वहीं पर ताजिर हजरात ये भी कहते हैं कि भाई जो असल इशू है, जहाँ पर इंडस्ट्री ने बूस्ट करना है, जहाँ पर इंडस्ट्री को एनर्जी मिलनी है, जहाँ से इंडस्ट्री ने आगे बढ़ना है, उस चीज़ को भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर यही आपके सामने मिसाल थी कि एक नौजवान, एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने जो है वो कर्सर नामी एक AI कंपनी बनाई और उसको तकरीबन जो है वो $60 अरब में जो है वो ख़रीदने की पेशकश हुई, $10 अरब में उसको पार्टनर बनाने की जो है वो पेशकश हुई। यानी इस तरह जो है ये मजबूत एक सेक्टर है जो इन फ्यूचर इकॉनमी पर बड़ा मुस्बत असर मरतब कर सकता है। लेकिन वही बात है कि हमें इसके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन देनी होगी हुकूमत को, इसके लिए ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे और भी कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ होंगे, उनसे इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कितनी रिलैक्सेशन चाहिए, कितना वो तवक्को कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई उनकी खिलाफ तवक्को चीज़ें सामने आती हैं तो इससे कितना बड़ा मसला पैदा होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का एक हॉट इशू, एक हॉट टॉपिक, इस वक्त फैसलाबाद में बैठा ताजिर क्या सोच रहा है, ख़ास तौर पर माली साल 2026-27 का जो बजट आने लगा है। जब भी इस मौके का इंतज़ार, ज़ाहिर सी बात है, हर आम शहरी को भी होता है, हर छोटे से छोटे तबके को भी होता है, बड़े से बड़े तबके को भी होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, सब बढ़िया अब बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगले माली साल में हुकूमत हमारे साथ क्या करने जा रही है। वहीं पर जो करंट इस वक्त खित्ते की सिचुएशन है और जो करंट हालात सूरत हाल हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल हब में बैठे ताजिर हजरात के नुमाइंदे, जिनके पास ताजिर आकर बैठते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने कारोबारी मामला से वाबस्ता होते हैं, वो इस वक्त क्या चीज़ें सोच रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद दीन साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। इनसे बात करेंगे और यही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, बजट आता है, किन किन चीज़ों का जो इस वक्त कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो सकता है, जो अहदाफ हैं टैक्स के वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त नए टैक्सेस हैं कुछ मुतारिफ़ करवाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो बिजली की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। दीन साहब, सबसे पहले तो मैं चीज़ एक जानना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल हब है, डेफिनेटली इंडस्ट्री चलती है तो मईशियत चलती है। आज उस इंडस्ट्री का पहिया कहाँ पर है, आज उस इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है, आज वो इंडस्ट्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, बजट के अकॉर्डिंगली हमने अगर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिटी 41। इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के भी और पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, हमारे बहुत सारे मुआशी मसाइल ऐसे हैं कि हमारी मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब से होश संभाली एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। आज तक हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं देखी कि हम इसे अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकें, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले आप देखें कि 92 के अंदर, 90s के एरा के अंदर जो कॉटन की मैक्सिमम प्रोडक्शन एक साल की थी, 2026 में आई थिंक सो हम वहीं पे ही खड़े हैं। ये बदबख्ती और बदकिस्मती है हमारी। इतने सालों में हम कुछ भी नहीं कर 35-36 सालों में अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास थी ना 16 लाख 17 लाख आ रही थी, तो आज आई थिंक सो अगर 20 लाख के करीब पहुंच गए तो इसके अंदर कोई अचीवमेंट नहीं है, हम वहीं पे ही खड़े हैं। एज़ कम्पेयर टू आप इंडिया देखें, उसके अलावा खित्ते के दूसरे ममालिक देखें, तो वो कहाँ से कहाँ निकल गए हैं।
अब बिजली है पाकिस्तान के अंदर 45,000 मेगावाट की जो सुनने में आ रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और लोड शेडिंग आप लोग के सामने है। ऐसे मईशत तरक्की कर ही नहीं सकती सर। कैसे हम मुल्क को लेके चलेंगे? और जो बजट की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल बजट बोला गया, तो उस बजट पे इम्प्लीमेंटेशन कितने % हुई है? हमने तो जो IMF ने कहना है उसके मुताबिक चलना है। कि जहाँ से जो टर्न लेना है वहाँ से टर्न ले ले। एक्चुअल ये है कि हमने अपने कौमी मफाद को सामने रख के अपने रिसोर्स को सामने रखना है, अपनी आवाम को सामने रखना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना है। उसके बाद हमने अपनी को पॉलिसीज़ बनानी है। हमें देखें मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है। आप 1500 छोड़े, 15,000 छोड़े, जितना मर्ज़ी टैक्स कलेक्शन कर लें, लेकिन वो हमारे पास वैसे वसाइल भी तो हों, हम वसाइल भी तो लोगों को दें ना। अगर आप 8 बजे शॉप्स बंद कर देंगे, अब कहाँ पे बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, कहाँ पे कम होनी है? इस वक्त पिछले 2 साल जब मियाँ साहब आए थे, गवर्नमेंट की आई थी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमने ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन लेके आए हैं। अब वही रेवोल्यूशन 2 साल बाद इनके वो कह रहे हैं वो सर का दर्द बन गया। ग्रीन मीटर्स की बात कर रहे हैं। मैं चीज़ चूँकि हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे माजी में, जब भी आज से कुछ साल पहले की हम बात करें तो डेफिनेटली हर दफ़ा ही IMF की मुदाखलत हमारे बजट में हुई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं पर कम हुई है। लेकिन अब के हालात में हम बिल्कुल बेबस क्यों नज़र आ रहे हैं? हम इतना क्यों जो है वो बेबस नज़र आ रहे हैं कि भाई एक चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी है हम फिर भी उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एक प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ जिसकी कीमतें बढ़ाए बगैर भी हम चल सकते हैं, हम फिर भी उनकी कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें सादा सी बात है कि हमारी जो चादर है ना, अगर हम उसको पाँव पे लेते हैं तो ऊपर से नंगे हो जाते हैं, अगर ऊपर से ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं। चादर में रहें। मेरे जो अखराजात हैं ना, अगर मैं एक घर की मिसाल ले लें, अगर मेरे घर का खर्चा 10,000 है और मैं 20,000 पे बैठा हूँ तो भजन घर नहीं चलेगा। कब तक लोग मुझे कर्जा देंगे? फिर यही कुछ होगा जो IMF हमारे साथ कर रही है। जब आपने किसी से उधार लेके काम चलाना है तो सिस्टम नहीं चलना, अपने पाँव पे खुद खड़े होना है। अच्छा, मैं चूँकि हमने इस चीज़ पर बड़ी डिटेल से बात की कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, सजेशंस क्या देंगे? क्योंकि हर शख्स जहाँ पर भी हम बात करते हैं कि भाई मसाइल हैं, डेफिनेटली मसाइल हैं, मसाइल पर बात करना ज़रूरी है, मसाइल को हल करने की तरफ लेकर जाना ज़रूरी है। सजेशंस क्या देंगे? ताजिर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, आखिर वजह क्या है? सजेशंस क्या है? भजन देखिए, सबसे पहले ये है कि मुल्क के अंदर मुआशी एमरजेंसी नाफिज की जाए। एग्रीकल्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, उसके बाद टेक्सटाइल को देखा जाए, IT को देखा जाए, डिपार्टमेंट वाइज ये करके ना सेग्रीगेट करके एक एक इदारे को एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाए। उनके अंदर अब देखें, एग्रीकल्चर दुनिया चलेगी ड्रिपिंग के ऊपर, फ्लडिंग सिस्टम नहीं चलता। आप वो वाली फसलें क्यों नहीं करते जिनकी कॉस्ट ज़्यादा, कॉस्ट कम है, जिनका रेट अच्छा है? अपने ताजरों को, अपने फार्मर्स को आप वो क्यों नहीं देते? वो एजुकेट करें, उसके अंदर कोई लेके आएँ। इसी तरीके से अब अगर देखें कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कॉटन आप अपनी क्यों नहीं बढ़ा रहे? उसकी कैपेसिटी या फसल क्यों नहीं है? हमारे यहाँ 50 मन 60 मन से ज़्यादा गंदम नहीं आती, लोग 100 सवा 100 मन ले रहे हैं। तो कम से कम अपनी इस तरफ तवज्जो दें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को गाइड करें, लोगों के साथ इंटेंशन इतनी कर लें, उनके अटैच इतने हो जाएं ताकि उनको पता हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए हमारे साथ खड़ी है और हमने कुछ करना है। अब फार्मर करेगा, अगर वो डीज़ल इस रेट पे, जिस वक्त जो रेट है वो इस रेट पे लेके डीज़ल क्या फसल को पानी देगा? जब गंदम की सीड की बात हुई वो 900 रुपये किलो, और गंदम की बारी आनी हो तो 200 रुपये किलो। ऐसे आप समझते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेशन के साथ उसको मॉनिटर किया जाए और इस्लाहात लाई जाए? देखिए, ऑलरेडी ये सारा कुछ हर महकमा अलग-अलग बना हुआ है। वजह सिर्फ ये है कि अपने काम तो करें। डेफिनेटली अगर एक महकमा काम करता है, अगर एक महकमा परफॉर्मेंस दिखाता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। और यही चीज़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद दीन साहब भी हमें कह रहे हैं कि भाई जो ताजिर कम्युनिटी में बैठा है, जो ताजिर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेहतर समझ सकता है, जान सकता है कि भाई मेरे पास अगर फ्लोर मिल का एक ताजिर आ रहा है, मेरे पास एक टेक्सटाइल का ताजिर आ रहा है, मेरे पास जो है वो किसी और बिज़नेस के रिलेटेड रियल एस्टेट के मुतलका कोई अगर ताजिर आ रहा है, तो मैं इन सब की कलेक्टिवली बात को समझ कर एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जिनको ठीक हमें करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर एक महकमा जो बनाया जाता है, फिर उसकी महकमे की भी मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आपकी जो ज़िम्मे फील्ड में काम लगा है, आपने वो कितना परफॉर्म करके दिखाया है। बहरहाल बजट के हवाले से जो सजेशंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं, और अगर
इसमें मज़ीद जो है वो अब अल्लाह ना करे हम तो यही कह सकते हैं कि भाई अगर बिजली की कीमतें हैं या दीगर चीज़ें हैं इनमें इजाफा होता है तो महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। और अदर देन बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो आईटी सेक्टर में इंसेंटिव अगर दिए जाते हैं, रियल स्टेट में को जो है वो बूस्ट अप किया जाता है बजट में, तो डेफिनेटली ये भी चीज़ इन फ्यूचर पाकिस्तानी मईशत में कारआमद साबित हो सकती है। हम मुख्तसर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने मुहिम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बजट के हवाले से ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे क्योंकि एक तरफ जो बजट है उस पर आवाम की निगाहें भी होती हैं कि कितना कोई उस हवाले से रिलीफ मिल सकेगा आम आवाम को, और आम आवाम के साथ साथ फिर जो ताजिर कम्यूनिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं कि टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा, बिजली सस्ती होगी, दीगर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी ताकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है इसको सपोर्ट मिले और वो ग्रो करे। लेकिन वहीं पर जो सिचुएशन आज अब की बनती जा रही है तो डेफिनेटली वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। बजट जो है वो तकरीबन IMF से अप्रूव्ड बजट ही पेश किया जाना है, जिस पर जाहिर सी बात है फिर जो ताजर कम्युनिटी हो, आम लोगों, इनके खदशात होते हैं कि भाई टैक्सेस की भरमार, सब्सिडी में कमी, दीगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शहरियों के लिए, जो ताजर हज़रात हैं उनके लिए तकलीफ़ का बाइस ज़रूर बनती है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो शफीक अंजम साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। इनसे मैं बात करूँगा और ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि जो इस वक्त ताजिर है, चूँकि ये ताजिर कम्युनिटी के एक रहनुमा है, ताजिर कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त ताजिर कम्युनिटी के हालात, सूरत हाल हैं जो अपकमिंग बजट है इसको लेकर बताइएगा। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैंने बजट के हवाले से ही, चूँकि जब भी इसने पेश होना होता है IMF का ठप्पा हमारे ऊपर पहले से लगा हुआ होता है, जो जाहिर सी बात है कि बड़ी तकलीफ़ का बायस बनता है आम लोगों के लिए भी, एक ताजिर के लिए भी। ये सारी चीज़ें अगर IMF अप्रूव्ड बजट पेश होता है तो इससे इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, एक्चुअली क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आपने जो इस वक्त हॉट इशू है उस पर बात का मौका दिया। इसमें गुजारिश ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ताजर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फकदान है। आज कुछ कहते हैं, हम उसके मुताबिक तैयारी करते हैं, अगले माह चेंजिंग आ जाती है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो ऐसे, वहाँ ऐसे नहीं होता। वहाँ 5-5 साल 10-10 साल का रोड मैप पहले दे दिया जाता है कि आप ऐसा करें। यहाँ ये नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए मसला ये है कि पॉलिसी जो आती है वो उसमें तसलसल नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है कि आपने बात की रेट्स की। भाई रेट की बात तो तब होगी ना जब चीज़ मिलेगी। अभी देखें कि दुनिया बिज़नेस को चलाती है, हम उसको रात 8 बजे बंद कर देते हैं। भाई पेट्रोल है, डीजल है, क्या आप मुफ्त में बेच रहे हैं? मुझे बताएं। आप पैसे ले रहे हैं ना, और उस पर जितना पेट्रोल डीजल बिकेगा उस पर आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आमदनी होनी है, तो आप क्यों लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं? वाई? हमने एनर्जी बचानी है, एनर्जी सेविंग करनी है, हमने, हमारे पास जो है वो जो लोड शेडिंग है उसके दौरानियों को हमने कम करना है। इस वजह से ये सारा आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की पेमेंट करनी है, चाहे बिजली के एक यूनिट भी ना खरीदें, तो आप क्यों नहीं खरीदते? खरीद के आगे बेचिए और पैसे ले लें हमसे, आवाम से। ये एक चीज़, और ख़ास तौर पर इसी पर जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान भी है क्योंकि इस वक्त जो कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं, जो कुछ इस वक्त मालूमात सामने आ रही हैं बजट से पहले, चूँकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आना ज़ाहिर शुरू हो जाती हैं। बिजली महंगी होनी है जिसकी यकीन दहानी आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी IMF को करा दी गई थी। इसके बाद मई में जो है वो एक वफद ने, IMF के वफद ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा भी करना है और इसको फ़ाइनल टचिंग भी उन्होंने देनी है और चीज़ों को मज़ीद महंगा करने की तरफ जाना है। इस बजट से पहले ही आवाम बड़ी परेशान हो चुकी है, ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से। कितने बड़ी जो है वो इससे महंगाई पैदा होगी अगर इसी बजट में जो है वो बिजली को महंगा किया जाता है? सर देखिए, पहले ही कोई आवाम के अंदर तो सकत ही नहीं है, ठीक है, और जो है सफ़ेद पोश वो गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास भी लोअर मिडिल में जाता जा रहा है क्योंकि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और आमदन कम होती जा रही है, ठीक। अब जब आप देखें, मेरा शोबा फ्लोर मिलिंग भी है, पूरा सीज़न गुजर गया, 1 घंटा गंदम मिलती थी। क्या मिलने 1 घंटे के लिए बनती हैं, ये चलती हैं? हमने पे 8 घंटे की तो देनी है ना। तो 1 घंटे की अगर आपको गंदम मिलेगी तो आप क्या कमाएंगे, तो क्या करेंगे?
ये यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे जो बजट आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये IMF बजट हमेशा आवाम की चीखें निकलवाता है। तो अब तो चीखें वैसी दम तोड़ चुकी हैं, चीख ही नहीं निकलती। हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ठीक है चौधरी साहब। चूँकि हमने कुछ सजेशंस भी लेनी है, क्योंकि अगर एक फील्ड के एक्सपर्ट बंदे को लूप में लिया जाता है, अगर उसको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाता है, उससे बिठा के पूछा जाता है कि भाई आपकी नीड्स क्या हैं, हम ऐसा क्या करें कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि एक फील्ड का एक्सपर्ट बंदा ही बेहतर जानता है कि भाई चीज़ें बेहतर किस रास्ते से हो सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि कौन से सजेशंस हैं जिस पर अगर अमल पैरा किया जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा जो अपना शोबा है फ्लोर मिलिंग है, हमारा आटा मैदा रशिया तक जाता था, ज़रिया अफ़गानिस्तान। हमें बॉर्डर बंद करके अपना लोग गाहक ढूंढते हैं, मंडी ढूंढते हैं, ईरान जाता था। अब क्या है, आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है पूरे एशिया को आटा दे सकते हैं, इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन आप देखें बांग्लादेश, इंडिया, तुर्की, बेशुमार ममालिक की हमने मिसाल दी है वजारत फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जनाब उनके पास गंदम नहीं होती, वो बाहर से मंगाते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप हमें इजाज़त दें, वो कहते हैं नहीं, हर चीज़ हमारे छतरी के नीचे होगी, हमने आज़ाद नहीं करना। मुल्क के फ़ायदे में है ना, अगर एक्सपोर्ट अगर बढ़ेंगी, अगर ये चीज़ें इस तरह होंगी तो इससे तो डेफिनेटली जो है वो मुल्क को जो है वो फ़ायदा होना है। तो इस पर भी एतराज़ है कि नहीं जी इसको भी हम। हाँ जी, वो हर जगह पे वो बाबू कल्चर, सुर्ख फीता, वो निज़ाम हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। दावे हम वन विंडो के करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं है। आज पोजीशन ये है, मतलब ये हम मिल में बैठे हैं, आप यकीन करें दिन में कोई 4 के इंस्पेक्टर ज़रूर आते हैं जिसके हर एक की ज़बान पे एक ही लफ्ज़ होता है, मैं मिल सील कर दूँगा। भाई किस लिए? आपके डेंगी मिल सकता है यहाँ पे, डेंगी। तो भाई बाहर सेम नाला चल रहा है, डेंगी नहीं होगा तो और क्या होगा? नहीं, उस सेम नाले से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मिल के अंदर डेंगी नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या मिल के ऊपर जाल लगाना है कि वो डेंगी उधर से गुजर ना सके? तो बताएं मुझे, वही उसके पास हल नहीं है। उसने कहा जो मुझे कहा गया मैंने उस पर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप उसकी खिदमत कर दें फिर भावें डेंगी का आप उसे जंगल बना दे दो, कोई मसला नहीं। उसके बाद वो गया रही है, एक सिविल डिफेंस वाला आ जाएगा, हाँ जी आपकी ये लाल बाल्टियाँ लगी है, रेड पाइपलाइन लगी है, आपने कंबल रखे हुए हैं वो आग बुझाने वाले फायर प्रूफ, बिल्कुल सब कुछ है। नहीं नहीं, ये तो आपके पुराने हो गए, ये मैं आपकी मिल सेल कर सकता हूँ। अच्छा, ये गया, प्रॉपर्टी टैक्स वाला आ जाएगा, ये जनाब आपकी मैं नोटिस लगाने लगा हूँ और आपकी बिल सील है। और भाई बंदे किधर से निकलेंगे ये मुझे नहीं पता, मुझे बस ETO ने कह दिया है कि बिल सील कर है। वजह ये 1,90,000 आपकी तरफ बकाया, किस तरह? भाई मैं पिछले साल आपके कंप्यूटर से रिकॉर्ड निकलवा कर सारा टोटल पेमेंट कर रहा था, तो ये कैसे आ गया? ये जी बस कंप्यूटर भूल गया होगा ये भी मेरा कसूर है। एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ या देख रहा हूँ कि एक तरफ बजट से बेचारे लोग परेशान हैं, एक तरफ जो चीज़ें इस वक्त महंगी हो रही हैं उससे परेशान है, दूसरी तरफ एक आप सब कह सकते हैं कि इसको गैर ज़रूरी कुछ ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो एक बैठा इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा परेशान है कि भाई पाकिस्तान में अब किस तरह बिजनेस को लेकर। सर पिछले 3-4 साल से मैं आपको क्लियर बता दूँ, हमारा टोटल वक्त नॉन प्रोडक्टिव साइड पे यूज़ होता है। हम बिज़नेस नहीं करते, जो चल रहा है उसको बचाने के लिए सारा दिन कोशिश करते हैं। और ये मैंने आपको मिसाल दी है, ओल्ड एज वाला आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी वाला आ जाएगा। मैं क्या भाई शहर 60 मिल आने विचों 40 बंद ने, मैं कहा देखिए मेरी नौकरी का मसला है, मुझे टारगेट मिला है, अब मैंने जो 40 बंद हैं वो बजट भी मैंने 20 से निकालना है और यार बंद हो जाएंगी ये, उसमें मेरी नौकरी का मसला है, ठीक है। वो अदारे जिनका काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, बिजनेस के लिए आसानी पैदा करना है, वो सब रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी बनी बैठी हैं। देखिए एक्साइज है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, आपका FBR रेवेन्यू जनरेट, उसका काम है वो करे। क्या सोशल सिक्योरिटी भी करेगा, क्या ओल्ड एज बेनिफिट भी करेगा, लेबर डिपार्टमेंट भी करेगा, सिविल डिफेंस भी करेगा। ये इदारे तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आता है मुझे ये टारगेट मिला हुआ है, ये बोर्ड देख ले जी, पिछले साल 8 करोड़ थी, यार की 14 करोड़ मैं इकट्ठा करना।
अब वो कहाँ से पैसा निकलेगा? वो वर्किंग कैपिटल से निकलता जाएगा, एट द एंड मिलें बंद हो जाएंगी। खास तौर पर इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जब प्रोग्राम किए हैं तो एक चीज़ गोश गुजार की है कि भाई आपने एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको सपोर्ट देनी है, आपने उसको इतनी सहूलियत देनी है कि वो आगे बढ़ सके, ना कि ऐसे इकदाम उठा के कि भाई बजट में बिजली महंगी हो रही है, बजट में गैस महंगी हो रही है, बिजली में बजट में फ़लाँ टैक्स लगा रहे हैं, इस चीज़ पर टैक्स लग रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें उन पर हम टैक्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे फिर मामलात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। अच्छा, अभी बजट में अगर एक्सपोर्ट पर कोई नए टैक्सेस मुतारिफ करवाए जाते हैं, उनकी शरह में इजाफा किया जाता है, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है फिर उन एक्सपोर्ट को भी बड़ा मुतासर करने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा रूट है उस तक उसके बंद होने की वजह से सेंट्रल एशिया तक हमारी जो एक्सेस है वो मुतासर हुई है इससे, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ तक। तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है अगर मज़ीद एक्सपोर्ट पर टैक्सेस बढ़ते हैं तो और भी मसाइल इससे डेफिनेट। देखिए, हमारी जो एनर्जी रेट है, प्राइसेस हैं, वो तो पैसे पहले खत्ते में जो बरसगीर में जो ममालिक है, बांग्लादेश है, इंडिया है, आगे चल जाए चाइना है, वियतनाम है, कम्बोडिया है, इनके देखें ना, टेक्सटाइल हमारी मेन एक्सपोर्ट है, ये भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ बिजली का रेट आप देख लें खुद और हमारे देख लें, पहले तो हमें वही कम्पीट नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाए गैस, तो गैस के रेट क्या है, और गैस मिलती भी नहीं है, आती भी नहीं है, कभी गैस नहीं आती, कभी बिजली नहीं आती, ऊपर से रेट। ठीक है, कैपेसिटी चार्जेस, भाई कैपेसिटी चार्जेस अभी आपने दोबारा किए हैं मुआहदे। अब वहाँ आप बड़ा शोर मचाते थे कि अब हमने कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर देने हैं, तो क्यों नहीं किए भाई? वो प्लांट ही इन लोगों के अपने हैं, वो क्यों ख़त्म करेंगे? जिसको महीने का बगैर चलाए अरबों रुपये आ रहा है उनकी जेबों में, वो क्यों बंद करेंगे? देखिए ना, पहला मुआहदा क्या है जी, गलत कर दिया, पीपल्स पार्टी ने कर दिया, नून लीग ने कर दिया, अब टेनोर पूरा हो गया ना, अब उसको ख़त्म कर दो। क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? हम खुद तो बेनिफिशरी हैं। जो परेशानी का बायस बन रही हैं। आखिर पर चौधरी साहब, एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि एक सजेशंस, एक मशवरा जिस पर अमल करते हुए कि ये पता हो कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मेन रूट है, ये मेन कॉज है, इसको पकड़ें, चीज़ें ऑटोमेटिक। सर, दो ही चीज़ें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कास्ट ऑफ बिजनेस, ये आप नीचे लाएंगे, आपका इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी जॉब निकलेगी। देखिए, अब 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हर साल आपके आबादी में मिलियन का इजाफा हो जाता है। अब आप मिलियन बच्चे पैदा करके उनको कहाँ से जॉब देनी है? अगर आप इंडस्ट्री बंद करते जाएंगे तो कौन सा शोबा है जो जॉब का अलॉट उठाएगा? कि आपने सब वर्कर ही बनाने हैं और सारे मशरक़ वस्ती में एक्सपोर्ट कर देने? सारी सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब अपनी मुल्क की मईशत में, अपनी मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, इन चीज़ों को ठीक नहीं रखा जाएगा, तो डेफिनेटली जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हुनरमंद नौजवान है, वो रोज़गार की तलाश में फिर ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह बाहर जाने का आज के टाइम में अब्रॉड जाने की रेशो आप देखें सबसे पीक पर है, सबसे हाई है। हर महीने जो है, हर साल जो है, वो लाखों की तादाद में पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं, जो इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और यही उसकी बेसिक वजह, बेसिक रूट है कि भाई यहाँ पर रहने के लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई कमाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर पॉलिसीज़ नरम होंगी, पॉलिसी बेहतर होंगी, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, एक चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और किसी को मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे नौजवान को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आज के इस प्रोग्राम में जो ख़ास तौर पर बजट के हवाले से शक व शुबात थे, बजट के हवाले से जो ताजर कम्युनिटी की राय थी, बजट के हवाले से जो एक बिजनेसमैन की थिंकिंग एंड थॉट्स थे, वो आप तक हमने शेयर किए। होपफुली अब गवर्नमेंट ऐसे इकदाम उठाएगी, टैक्स से रिलीफ, बिजली सस्ती होगी, ताकि जो एक कारोबार करने वाला शख्स है उसके कारोबार में बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।